ये जगह किसी रहस्य से भरी थी, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने वाले इंसान को मौत की सजा दे दी जाती थी। 2014 में हुए एक एक्सीडेंट के बाद जब इस सीक्रेट एजेंट की आंख खुलती है तो वो खुद को सन 4028 के एक अजीब से टाउन में पाता है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी, उस टाउन के लोग अब भी यही मानते थे कि वे सन 2000 में जी रहे हैं, जबकि सच्चाई तो यह थी कि पिछले पूरे 2000 सालों से उन्हें बिना बताए एक डेंजरस सर्वाइवल प्लान का हिस्सा बनाकर रखा गया था, क्योंकि बाहर की असली दुनिया तो बहुत पहले, लगभग 2000 साल पहले ही खत्म हो चुकी थी। अब इसी टाउन के पास के घने जंगल में अचानक ईथन की आंख खुलती है। ईथन एक सीक्रेट सर्विस एजेंट था जो अपने पार्टनर के साथ एक टाउन में अपनी ऑर्गेनाइजेशन के 2 गायब हुए फेडरल एजेंट्स को ढूंढने के मिशन पर था। लेकिन एक्सीडेंट के बाद अब उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके शरीर पर गहरे जख्म थे, कपड़े फटे हुए थे और उसके पास उसका कोई भी सामान नहीं था। किसी तरह खुद को संभालते हुए वो पास के टाउन की तरफ निकल पड़ता है। टाउन पहुंचने पर वहां के लोग ईथन को काफी अजीब नजरों से देखने लगते हैं, जैसे उन्होंने किसी बाहरी को पहली बार देखा हो। ईथन सीधा एक कैफे में चला जाता है, जहां काम करने वाली एक लड़की से बातचीत में उसे पता चलता है कि वह वेवर्ड पाइन्स नाम की जगह पर है। ईथन उससे कुछ और पूछ ही रहा होता है कि तभी कमजोरी के चलते बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। होश आने पर ईथन खुद को एक हॉस्पिटल के अंदर पाता है, जहां सामने खड़ी होती है डॉक्टर पाम। पाम उसे बताती है कि उसकी कई हड्डियां टूट गई हैं और उसे कुछ समय तक आराम की जरूरत है। पाम की बात सुनकर ईथन को धीरे धीरे याद आने लगता है वो अपने एक और साथी के साथ निकला था। रास्ते में उनकी गाड़ी अचानक से एक ट्रक से टकरा गई थी। ये याद आते ही ईथन तुरंत पाम से अपने साथी के बारे में पूछता है, लेकिन पाम बताती है कि उसके साथी की तो वहीं ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी, जबकि ईथन किसी तरह खुद को बचाकर गाड़ी से निकलकर जंगल में पहुंच गया था। अब ईथन अपने फोन से अपनी वाइफ को कॉल करके सब बताना चाहता है, लेकिन पाम के मुताबिक उसका फोन और आइडेंटिटी कार्ड पुलिस स्टेशन में है, जिन्हें वो बाद में जाकर ले सकता है। फिलहाल उसे आराम करना चाहिए। लेकिन हॉस्पिटल में कुछ घंटे बिताने के बाद ईथन को सब कुछ बहुत स्ट्रेंज लगने लगता है। पूरे हॉस्पिटल में पाम के अलावा कोई और डॉक्टर नहीं था। माहौल इतना अजीब था कि ईथन अब वहां और नहीं रुकना चाहता था। वो जल्दी से कपड़े पहनता है और बाहर निकल पड़ता है। हॉस्पिटल का कॉरिडोर सुनसान था, न कोई पेशेंट दिख रहा था, हर कमरा बंद था। ईथन अब सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है, लेकिन वहां भी गेट पर ताला बंद मिलता है। अब उसे लगने लगता है कि शायद इस गांव में कोई अजीब सी हॉलिडे चल रही है। थोड़ा आगे जाकर उसे एक बार दिखाई देती है, जहां वो फोन कॉल करने के इरादे से अंदर चला जाता है। बार टेंडर का नाम था बेवरली। ईथन उससे बात करते हुए फोन मांगता है और अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार कोशिश करने के बावजूद भी कॉल कनेक्ट नहीं होती। बेवरली उसकी बेचैनी देखकर उससे पूछती है कि आखिर हुआ क्या है। ईथन उसे अपने साथियों के गायब होने और अपनी हालत के बारे में सब कुछ बता देता है, लेकिन जैसे ही बेवरली उसके खोए हुए साथियों के नाम सुनती है वो तुरंत चुप हो जाती है, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा राज सुन लिया हो। अभी के लिए बेवरली ईथन को एक पेपर पर एक एड्रेस लिखकर देती है और मुस्कुराते हुए ये भी कहती है कि अगर उसका मूड कभी खराब हो तो वो कभी भी उससे मिलने आ सकता है। ईथन उस पेपर को पलटता है तो पीछे एक लाइन और लिखी होती है, वेवर्ड पाइन्स में कोई भी झिंगुर मौजूद नहीं है। ये बात पढ़कर ईथन थोड़ा कंफ्यूज तो होता है, लेकिन फिलहाल इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और बार से बाहर निकल जाता है। पर तभी अचानक उसे पास की झाड़ियों से झिंगुरों की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही थोड़ा सा शॉक होते हुए वह झाड़ियों की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वह झाड़ियों को हटाता है उसे वहां एक स्पीकर दिखाई देता है और उसी स्पीकर से झिंगुरों की आवाज आ रही थी। ये देखकर ईथन सोचता है कि टाउन में जो कुछ भी हो रहा है वह नेचुरल नहीं है। थोड़ी देर बाद ईथन पास के एक मोटल में पहुंचता है ताकि वह रात वहीं बिता सके, लेकिन क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, सुबह सुबह ही उसे होटल से बाहर निकाल दिया जाता है। अब बाहर निकलते ही ईथन को याद आता है वो एड्रेस जो बेवरली ने उसे दिया था। वह तुरंत वहां जाने का फैसला करता है, लेकिन उस जगह पहुंचते ही ईथन के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह जगह किसी पुराने और जर्जर कैबिन की तरह थी। अंदर घुसते ही उसे एक भयानक नजारा दिखाई देता है। बेड से बंधा हुआ एक इंसान जिसकी कई दिन पहले मौत हो चुकी थी। जब ईथन पास जाकर उसका चेहरा देखता है तो वह हैरान रह जाता है। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उसके खुद के खोए हुए साथी की थी। ये देखकर ईथन बुरी तरह डर जाता है और सीधे पुलिस स्टेशन की ओर भागता है। वह वहां के शेरिफ को सारी बात बताने की कोशिश करता है, लेकिन शेरिफ का रवैया बेहद अजीब था। वह तो उसकी बात सुनते सुनते आइसक्रीम खा रहा था और किसी तरह की सीरियसनेस दिखा ही नहीं रहा था। आखिर ईथन के बार बार जिद करने पर शेरिफ उसकी कंप्लेंट तो दर्ज कर लेता है, मगर लापरवाही से कहता है कि वो थोड़ी देर बाद जाकर बॉडी को चेक करेगा। उसकी बातों से साफ झलक रहा था कि या तो वह झूठ बोल रहा है या फिर जानबूझकर किसी चीज को छिपा रहा है। ये देखकर ईथन वहां से बाहर निकलता है और किसी का फोन लेकर सबसे पहले अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन अनरीचेबल आता है। फिर वह अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कॉल करता है, जहां आखिरकार एक आदमी कॉल रिसीव करता है। ईथन जल्दी से बोलता है कि मैं ईथन हूं, मुझे अपने बॉस से बात करवाओ, ये मामला बहुत सीरियस है। लेकिन सामने वाला आदमी हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता है और आखिर में वो कॉल काट देता है। अब उसके मन में एक ही बात साफ हो चुकी थी
इस टाउन में कुछ बहुत गलत चल रहा है। परेशान होकर ईथन तुरंत बार में गया ताकि ब्रेवली से बात कर सके, लेकिन बार में आज ब्रेवली मौजूद ही नहीं थी। ईथन ने वहां मौजूद पार्ट टेंडर से ब्रेवली के बारे में पूछा तो उसने बताया कि ब्रेवली नाम की कोई औरत इस बार में काम ही नहीं करती। ईथन को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में उस बंदे का कॉलर पकड़ लिया और उसे उल्टा सीधा सुनाने लगा, लेकिन तभी बंदा गुस्से में आकर ईथन के सर पर वार कर देता है। ईथन बेहोश हो जाता है और इस बार उसकी आंखें खुलती हैं तो वह फिर से हॉस्पिटल में था, लेकिन अब उसके हाथ पैर बांध कर रखे गए थे। तभी वहां एक साइकियाट्रिस्ट आता है और बताता है कि एक्सीडेंट की वजह से ईथन के दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक ब्लड क्लॉट बन गया था। इसी वजह से वह अजीबोगरीब चीजें हेलुसिनेट कर रहा था। साइकियाट्रिस्ट उसे यह भी बताता है कि उसी ब्लड क्लॉट को रिमूव करने के लिए जल्दी ही सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकिन ईथन के हिसाब से जो उसने देखा और महसूस किया था वह पूरी तरह से सच्चाई ही थी। इसीलिए ईथन डॉक्टर पाम के सामने आते ही अपनी सर्जरी करवाने से मना करता है, लेकिन डॉक्टर पाम उसकी बात नहीं सुनते और एक इंजेक्शन देकर उसे बेहोश कर देती हैं। फिर सीधे ऑपरेशन रूम की तरफ ले जाती हैं। रास्ते में ईथन जैसे तैसे होश में आता है और महसूस करता है कि जो उसका स्ट्रेचर खींच रहा है वह कोई और नहीं बल्कि ब्रेवली थी। ब्रेवली हॉस्पिटल में ईथन की जान बचाने आई थी। ब्रेवली ने ईथन को होश में लाकर लिफ्ट में ले लिया ताकि वह हॉस्पिटल से बाहर जाकर नॉर्मली बात कर सके। इंजेक्शन के असर से ईथन को अभी भी चक्कर आ रहे थे, इसलिए सबसे पहले वह बाथरूम में छुप गए। बाहर की चीजें देखने के लिए ईथन ने जानबूझकर बाथरूम के कांच को तोड़ लिया था। तभी डॉक्टर पाम बाथरूम के बाहर आ पहुंचती हैं। ईथन तुरंत डॉक्टर पाम पर अटैक करता है और ब्रेवली के साथ वहां से भाग जाता है। खाली घर में पहुंचकर ब्रेवली ईथन से बात करती है और बताती है कि वह कई सालों से इसी टाउन में फंसी हुई थी और सन 1999 में टाउन में आई थी। यह सुनकर ईथन का दिमाग काम करना बंद कर देता है क्योंकि अब उसका कैलकुलेशन और एज बिल्कुल मेल नहीं खा रहे थे। ब्रेवली आगे बताती है कि जिस एजेंट की डेड बॉडी ईथन ने ढूंढी थी उसे असल में शेरिफ ने मारा था। इस टाउन में कुछ नियम थे कि कोई भी यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करेगा। यह सुनकर ईथन और ज्यादा डर जाता है, लेकिन दवाई के असर की वजह से वह बेहोश हो जाता है और अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तब ब्रेवली वहां से चली गई होती है। ईथन टाउन में वापस जाता है और इस बार सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। पास में हो रही एक पार्टी में उसकी नजर केट नाम की महिला पर पड़ती है जो मरे हुए एजेंट के अलावा गायब हो गई थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि केट अपनी उम्र से काफी बड़ी लग रही थी। ईथन तुरंत अप्रोच नहीं करता और पार्टी खत्म होने तक इंतजार करता है। जैसे ही केट अपने पार्टनर के साथ जाने लगती है, ईथन उसका पीछा करता हुआ उसके घर तक पहुंच जाता है। रास्ते में उसके दिमाग में बस यही बात चल रही थी कि केट इतनी ज्यादा बदल गई कैसे, क्योंकि 1 महीने पहले तक ही उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था और तब केट बिल्कुल अलग थी। ईथन हिम्मत करके केट के घर की डोरबेल बजाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। शुरू में केट अपने पति के सामने ऐसे दिखावा करती है जैसे कि वह ईथन को जानती ही नहीं। थोड़ी देर में वह अपने पति को किसी काम के बहाने से अंदर भेज देती है और ईथन को बताती है कि पूरे टाउन में हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे और 24 घंटे उनकी हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी। इसीलिए केट ने ईथन से कहा कि वह अभी बहुत ज्यादा सावधान रहे। मगर ईथन का मन अभी भी यह जानने में लगा था कि केट इतने समय में इतनी बदल क्यों गई। केट के हिसाब से वह पिछले 12 साल से इस टाउन में थी, जबकि ईथन की जानकारी के अनुसार केट बस 1 महीने पहले गायब हुई थी। यह सोचकर ही ईथन का दिमाग दंग रह गया। केट ने आगे किसी भी सवाल का जवाब देने से साफ मना कर दिया और हंसते हुए ईथन को वहां से जाने को कहती है ताकि कोई भी उनके ऊपर शक न करे। केट की बातें सुनने के बाद ईथन जल्दी से जल्दी इस अजीब टाउन से बाहर निकलना चाहता था। उसने थोड़ी दूर जाकर पास खड़ी एक गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और किसी तरह से गाड़ी को रोड पर भगाते हुए टाउन से बाहर निकलने की कोशिश की। कुछ ही देर में ईथन टाउन के एंट्री बोर्ड के पास पहुंचा और उसे लगा कि शायद अब वह टाउन पीछे छूट जाएगा। मगर कई घंटों तक लगातार ड्राइव करने के बावजूद अचानक वही बोर्ड सामने आ गया जो उसने पहले भी देखा था। यह देखकर ईथन समझ गया कि रोड के रास्ते से वह टाउन से बाहर नहीं जा सकता। तुरंत ही उसने गाड़ी से नीचे उतरकर जंगल में भागने का फैसला किया। जंगल के बीच में आने वाली हर चीज को ध्यान से पार करते हुए वह जंगल के अंतिम हिस्से तक पहुंचा। वहां एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी थी जो पूरे टाउन को चारों तरफ से घेर रही थी। दीवारों के ऊपर हाई वोल्टेज वायर्स लगे थे ताकि कोई भी भागने की कोशिश करे तो करंट लगने पर उसकी मौत हो जाए। ईथन ने फिर से गाड़ी में बैठने का फैसला किया। तभी अचानक टाउन का शेरीफ आ गया और ईथन को गाड़ी चुराने के जुर्म में पकड़ लिया। ईथन बार बार समझाने की कोशिश करता रहा कि वह एक सीक्रेट सर्विस एजेंट है, लेकिन शेरीफ ने उसकी बातों को बिल्कुल नहीं माना। इसके बाद शेरीफ ने ईथन को कुछ दिनों के लिए हाउस अरेस्ट पर डाल दिया। ईथन को अब ना चाहते हुए भी एक पुराने सड़े हुए होटल में रहना पड़ा। ईथन ने तय किया कि सबसे पहले वह इस टाउन के बारे में सारी जानकारी जुटाएगा। बाद में उसे पता चला कि टाउन में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। ईथन फिर उसी टूटी हुई कैबिन में गया जहां उसके साथी की डेड बॉडी पड़ी थी। अभी भी उसकी साथी की बॉडी वहीं सड़ी हालात में पड़ी हुई थी।
तभी उसकी नजर साथी के पैर पर पड़ी और उसने देखा कि वहाँ एक छोटी सी बुकलेट छुपी हुई थी। ईथन बुकलेट को अपने पास लेने ही वाला था कि शरीफ अचानक वहाँ आ गया। उसने तुरंत ईथन को गन पॉइंट पर ले लिया। शरीफ गुस्से में था और उसने ईथन को वापस होटल जाने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन अभी के लिए ईथन होटल ना जाकर उसी बार में गया जहाँ पर ब्रेवली काम करती थी। किस्मत से बार में पहुंचने पर ब्रेवली खुद ही मिल गई। उसे देखते ही ब्रेवली ने सबसे पहले बार के गानों का वॉल्यूम तेज कर दिया और फिर डांस करने का दिखावा करते हुए ईथन के कान में फुसफुसाई कि जो मरा हुआ एजेंट ईथन के साथ काम करता था वह पहले ब्रेवली के साथ मिलकर टाउन से भागने की योजना बना रहा था। उस एजेंट ने टाउन का एक डिटेल्ड मैप बनाया था और हमेशा उसे अपनी एक बुक में रखता था। गांव वालों को उनके बारे में पता चल गया, जिस वजह से भागते समय उसकी जान चली गई। अब ईथन समझ गया कि टाउन से बाहर निकलने के लिए उस मैप की जरूरत कितनी जरूरी थी। ब्रेवली ने उसे कुछ पैसे दिए और खाने के लिए कहा। पैसे लेकर ईथन कैफे गया और वहाँ कॉफी खरीदी। कॉफी के दौरान ही वहाँ काम करने वाली एक औरत ने उसे बताया कि उसकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली गर्लफ्रेंड पास की टॉय शॉप पर काम करती थी। इस जानकारी के बाद ईथन तुरंत ही उस शॉप पर गया ताकि पता लगा सके कि आखिर उसके साथी की मौत कैसे हुई। मगर केट ने जानबूझकर इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। जब ईथन शॉप से बाहर निकला उसकी नजर एक फोटो फ्रेम पर पड़ी जिसमें टाउन के रूल्स लिखे हुए थे। पहला रूल ये था कि कोई भी टाउन से भागने की कोशिश नहीं करेगा। दूसरा रूल ये कि टाउन में किसी से भी अपने पास्ट के बारे में बात नहीं करेगा। तीसरा और सबसे अजीब रूल ये था कि हर बार फोन कॉल्स को आंसर करना होगा। ईथन को यह सब पढ़कर काफी अजीब लगा, लेकिन उसने फिलहाल हॉस्पिटल की ओर रुख किया। वहाँ भीड़ न होने की वजह से वह जल्दी ही मुर्दा घर तक पहुंच गया जहाँ मरे हुए लोगों का सामान रखा जाता था। उसने तुरंत वह बुकलेट अपने पास रख लिया और ब्रेवली के साथ जंगल की ओर निकल गया। वहाँ दोनों ने टाउन के मैप को देखकर निकलने का प्लान तैयार किया। प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले दोनों के शरीर से ट्रैकर निकालना जरूरी है, क्योंकि इस टाउन में हर व्यक्ति के अंदर ट्रैकर लगाया गया था जो उनकी एक्टिविटी और लोकेशन को ट्रैक करता था। मगर ब्रेवली की मदद से वह ट्रैकर निकालने में सफल रहा। ब्रेवली ने यह भी बताया कि यदि कोई रूल तोड़ता तो उसे बहुत खतरनाक सजा दी जाती और ईथन का मरा हुआ साथी भी उसी सजा का शिकार हुआ था। ईथन ने तय कर लिया कि वह किसी भी सजा को झेल कर भी बाहर निकलने की कोशिश करेगा। इसके बाद वह टाउन में वापस प्लान को पूरी तरह तैयार करने चले जाते हैं। रास्ते में ब्रेवली और ईथन की मुलाकात केट और उसके पति हेरोल्ड से हो गई। केट ने ईथन से बात करते हुए उसे ब्रेवली के साथ अगले दिन शाम के डिनर के लिए अपने घर इनवाइट किया। ईथन ने थोड़ी सोच विचार के बाद तुरंत हाँ कर दी। ब्रेवली को यह थोड़ा अजीब लग रहा था, मगर फिलहाल उसने कुछ नहीं कहा। ईथन वापस अपने होटल गया और मैप को देखकर टाउन से भागने की योजना बनाने लगा। तभी उसने मैप में देखा कि एक पेड़ के ऊपर कुछ निशान बने हुए हैं। इसका मतलब यह साफ था उसके मरे हुए साथी ने वहां कोई जरूरी सामान छुपाया था। अगले दिन सबसे पहले ईथन ने अपनी ट्रैकर चिप होटल के बेड पर रख दी और जंगल की ओर चल पड़ा। वह पेड़ के पास पहुंचकर ऊपर चढ़ गया और सामान निकालने लगा। इसी बीच उसे पास से गोलियों की आवाज सुनाई दी। पेड़ के ऊपर से ईथन ने शेरिफ को देखा जो किसी चीज पर लगातार फायरिंग कर रहा था। ईथन ने फिलहाल उस पर ध्यान नहीं दिया और अपने काम को पूरा कर लिया। जंगल पार करके वापस गांव पहुंचते ही ईथन शाम के समय ब्रेवली के साथ केट के घर की ओर बढ़ा। शुरू में ब्रेवली थोड़ी हिचकिचाई, मगर ईथन ने समझाया कि आज रात ही उनका टाउन से निकलने का समय है और प्लान तैयार है। इसे ब्रेवली भी मान गई और साथ में घर पहुंच गई। डिनर के दौरान थोड़ी देर ईथन ने केट से बातें की और फिर वॉशरूम जाने का बहाना बनाया। वॉशरूम में जाकर सबसे पहले उसने चेक किया कि कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा तो नहीं है। पूरी तरह सुनिश्चित होने के बाद उसने अपना ट्रैकिंग डिवाइस वहीं रख दिया। इस बीच ब्रेवली केट और हेरोल्ड से बातें कर रही थी। जानबूझकर उसने अपनी बेटी का जिक्र किया, जिससे यह साबित होता था कि वह टाउन आने के बाद से अपनी बेटी से नहीं मिल पाई थी। पास्ट के बारे में बात करने के कारण उसने टाउन का एक रूल तोड़ दिया, मगर उसने खुद को परेशान होने का बहाना बनाकर बाथरूम की ओर चली गई। काफी समय तक ब्रेवली बाहर न आने पर केट और हेरोल्ड को उनके भागने की योजना समझ में आ गई। इसी दौरान ब्रेवली और ईथन घर के बाहर निकल चुके थे। ईथन ने शुरुआत में ब्रेवली को समझाया कि उसके मरे हुए दोस्त के पैकेज की मदद से ही उन्हें टाउन से बाहर जाने के कुछ क्लूज मिले हैं। अचानक आसपास के सभी घरों की लाइट जल गई और घरों में मौजूद फोन बजने लगे। इसके तुरंत बाद हर घर से लोग हथियार लेकर बाहर आ गए और ईथन और ब्रेवली का पीछा करने लगे। अब सवाल यह था कि क्या वे दोनों टाउन का ये रहस्य पूरी तरह से जान पाएंगे? क्या वे टाउन से बाहर निकल पाएंगे? और उससे पहले क्या गांव वाले उन्हें मार देंगे या नहीं? जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कम से कम 50 कमेंट करवा दें। मैं हूं नैरेटर V8। मिलते हैं अगले डेडली कहानी में।